Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats from class 6th science NCERT syllabus semester 2. So let's continue our chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats. So on page number 83 we'll start from 9.3, a journey through different habitats. सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, सम टेरेस्ट्रियल इसका मतलब होता है स्थलीय, जो लोग मैदान यानी स्थल पे रहते हैं, जो स्थल पर निवास करते हैं. तो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान. वी डिस्कस्ड द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स. What about other animals and plants that are found in desert? Do they have the same kind of adaptation? तो हमने एक रेगिस्तान के अबायोटिक फैक्टर्स और ऊँटों के अडेप्टेशन के बारे में अभी देखा. रेगिस्तान में पाए जाने वाले अन्य जानवरों और पौधों के बारे में इनके बारे में भी हमने देखा. तो क्या उनके पास एक ही तरह का अडेप्टेशन है? देयर आर डेजर्ट animals like rats and snakes which do not have the long legs that the camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. You can see in figure 9.4. These animals come out only during the night when it is cooler. Figure 9.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the deserts? तो रेगिस्तानी जानवरों के जैसे जो चूहे हैं, सांप है, इनके पास लंबे पैर नहीं हैं जो एक ऊंट के पास होते हैं. तो दिन के दौरान बहुत तेज़ गर्मी से दूर रहने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रेत में बिलों के अंदर जो बरोज होते हैं वहाँ जाके रहते हैं. तो यहाँ पे आपको 9.4 फिगर दिखाई है, ये देखिए. यहाँ पे जो डेजर्ट एनिमल्स हैं जो इतनी गर्मी में नहीं रह सकते वो बरोज में जाके रहते हैं. ठीक है. तो ये जानवर क्या करते हैं, खाली ये रात के समय निकलते हैं जब रेगिस्तान ठंडा हो जाता है. फिगर 9.5 में कुछ टिपिकल प्लांट्स दिखाए गए हैं जो एक रेगिस्तान में उगते हैं. तो यहाँ पे ये देखिए 9.5 फिगर. तो कुछ टिपिकल प्लांट्स आपको यहाँ पे एकदम दिखाए गए हैं, ये देखिए, जो रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं. तो ये रेगिस्तान से कैसे अडेप्टेड है, मतलब रेगिस्तान में क्योंकि खास पानी होता नहीं है फिर भी ये वहाँ पे अडेप्टेड है. तो बेस्ड ऑन दैट एक्टिविटी इज गिवन. एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम. तो आपको क्या करना है, एक पॉटेड कैक्टस और एक पत्तेदार पौधों को अपने क्लास में लाना है. द टाई पॉलिथीन बैग्स to the some parts of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7 where we studied transpiration in plants. Leave the potted plants in the sun and observe after a few hours. What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected on the two polythene bags? तो जब आप इस जो दोनों पौधे हैं उनको आप अपनी क्लास में लाते हो तो पॉलीथीन की थैलियों को दो पौधे के एक ही हिस्से में बांधे. जैसा कि आप ऑलरेडी आपने जब चैप्टर 7 पढ़ा होगा तो उसमें एक्टिविटी 7 में आपने ऑलरेडी यह चीज़ पढ़ी होगी. तो जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है. तो desert plants lose very little water through transpiration. The leaves in the desert plants are either absent, very small, or they are present in the shape of spines. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in a cactus is in fact its stem. तो अब पौधों को धूप में छोड़ दें और कुछ घंटों के बाद उसे ऑब्जर्व करें. तो आप क्या देखेंगे कि आपने जो 2 पॉलीथीन लगाई थी उसमें पानी की जो मात्रा है वो कितनी है. तो रेगिस्तान के जो पौधे हैं वहाँ ट्रांसपिरेशन के माध्यम से बहुत कम पानी वो लोग खोते हैं. रेगिस्तानी पौधों में जो आपने देखा होगा कि इनमें जो पानी है ये बहुत कम होता है या फिर नहीं होता, या तो जो स्पाइंस के फॉर्म में होता है. तो इसके कारण जो पत्तियों में से जो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पानी का जो नुकसान है वो पानी का नुकसान बहुत कम होता है. तो फिगर 9.5 वहाँ पे आप देख सकते हैं. 9.5 फिगर में जो मैंने अभी आपको दिखाया जो कुछ टिपिकल प्लांट्स जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं. फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स is usually carried out by the stems. The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. तो आपने
9.5 फिगर आपने देखा है अभी। तो एक्चुअल में कैक्टस के पौधे पर जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, एक्चुअल वे में उसका स्टेम होता है। तो इन पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आमतौर पर स्टेम्स द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टेम है ये कैसी है, एक मोटी और वैक्स लेयर से कवर होता है, जो कि कैक्टी के टिश्यूज़ में पानी को बनाए रखने में मदद करता है। और ज़्यादातर रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन की भी काफ़ी गहराई तक जाती हैं, ताकि वो मिट्टी से पानी को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। नाउ माउंटेन रीजन्स, तो माउंटेन यानी कि पर्वत, यानी कि जो पहाड़ वाला इलाका है वो। These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winters. There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. Have you seen the kinds of trees shown in figure 9.6? तो माउंटेन रीजन्स मैंने आपको बताया, यानी पर्वत वाला एरिया, पहाड़ वाला एरिया। तो ये हैबिटेट्स नॉर्मली बहुत ठंडे और घुमावदार होते हैं। घुमावदार यानी कि यहाँ पर बहुत हवा बहुत चलती है। कुछ जगहों में तो सर्दियों के मौसम में बर्फबारी भी हो सकती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर रहते हैं। तो 9.6 फिगर में आपको कुछ पहाड़ों पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे दिखाए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो क्या आपने कभी भी इन्हें देखा है? If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? तो अगर आप एक पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं या फिर कभी अपनी ऐसी जगह का आपने कभी दौरा किया हो, तो आपने ऐसे पेड़ों की एक बड़ी संख्या देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह के पेड़ों को दूसरी जगह पे नेचुरल तरह से बढ़ते हुए देखा है? How are these trees adapted to the conditions prevailing in their habitat? These trees are normally cone-shaped and have sloping branches. The leaves of some of these trees are needle-like. This helps the rainwater and snow to slide off easily. There could be trees with shapes very different from this that are also present on mountains. They may have different kind of adaptation to survive on the mountains. तो ये जो पेड़ हैं ये अपनी हैबिटेट में किस तरह से चल रही कंडीशंस के साथ अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। ये पेड़ सामान्य रूप से शंकु के आकार के होते हैं, शंकु यानी कि कोन शेप के होते हैं, और इनकी जो ब्रांचेस होती है वो ढलान वाली होती है, स्लोपिंग होती हैं। तो इनमें से कुछ पेड़ों के पत्ते सुई की तरह होते हैं। ये बारिश के पानी और बर्फ़ को आसानी से स्लाइड करने में मदद कर देते हैं। तो इस तरह बहुत अलग अलग शेप वाले पेड़ हो सकते हैं जो पहाड़ों पर मौजूद हैं। पहाड़ों पर जीवित रहने के लिए उनके पास अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशन हो सकते हैं। Animals living in the mountain regions are also adapted to the conditions there. So figure 9.7, they have thick skin of fur to protect them from cold. For example, yaks have long hair to keep them warm. Snow leopard has thick fur on its body, including feet and toes. This protects its feet from the cold when it walks on the snow. The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. As we go up in the mountainous regions, the surroundings change and we see different kinds of adaptation at different heights. तो यहाँ पर पहाड़ों पर रहने वाले जानवर भी वहाँ की स्थितियों के अनुकूल होते हैं, वो अपने सराउंडिंग से एकदम अडेप्ट होते हैं। तो आपने 9.7 जो फिगर आपने देखा है यहाँ पे, आप देखिए ये 9.7 फिगर आपको दिखाया है। इसमें ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ जानवर आपको दिखाए हैं, जैसे लेपर्ड है, याक है, अलग अलग जानवर आपको दिखाए हैं। तो उन्हें ठंड से बचाने के लिए मोटी चमड़ी या फिर उनके ऊपर फर होता है। तो एग्जाम्पल के लिए याक के पास, यानी ये जो सेकंड आपको जो बी दिखाया है ये याक है, तो याक के पास लंबे बाल हैं ताकि उन्हें वो अपने बालों से वो अपने आप को गर्म रख सकता है, प्रोटेक्ट करता है स्नो में। सेम वे ये जो स्नो लेपर्ड है फर्स्ट जो आपको दिखाया ए, तो स्नो लेपर्ड के शरीर पर मोटे फर होते हैं और इसके साथ उसके पैर और पैर की उंगलियों पर भी फर होता है, यानी गद्दीदार इसके पाँव होते हैं, जिससे ये ठंड से अपनी सुरक्षा अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। पहाड़ी बकरी के भी हूव्स बहुत मजबूत होते हैं, यानी उसके जो पाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं।
जो उसे पहाड़ी ढलानों पर दौड़ने में मदद करते हैं। तो जैसे जैसे हम पहाड़ी जगहों पर ऊपर जाते हैं, जो सराउंडिंग है वो बदलता है और अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तरह का रेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड का मतलब होता है घास के मैदान। A lion lives in a forest or a grassland and is strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. Look at the picture of a lion and that of a deer, figure 9.8. How are the eyes placed in the face for these two animals? Are they in the front or on the side of the face? Lions have long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. Do the features of a lion help it any way to survive? तो एक शेर एक जंगल या घास के मैदान में रहता है और यह एक ताकतवर जानवर है जो हिरन जैसे जानवरों का शिकार कर सकता है और उन्हें मार सकता है। तो ये हल्के भूरे रंग का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई है, एक शेर की तस्वीर और एक हिरन की तस्वीर। इनको आप देखो जो आपको 9.8 फिगर में दिखाई गई है। तो इन दोनों जानवरों की आंखों को उनके चेहरे पर कैसे रखा गया है आप इसे ऑब्जर्व करिए। क्या वे मतलब सामने की तरफ है या फिर चेहरे की तरफ है। शेरों के सामने के पैरों में लंबे पंजे होते हैं और जिन्हें पंजों को अंदर से निकाला जा सकता है। तो क्या शेर की ये विशेषता इसे किसी भी तरह से जीने में मदद करती है? इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई grasslands when it hunts for prey, that is animals to eat. The eyes in the front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. तो ये हल्का भूरे रंग का है, इसे सूखे घास के मैदानों में छिपाने में मदद करता है। जब ये शिकार करने वाले जानवरों को खाने के लिए शिकार करता है तो चेहरे के सामने की आंखें इसे अपने शिकार के स्थान के बारे में एक सही निर्णय लेने में हेल्प करती है। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. A deer needs to know about the presence of predators, that is animals like lion that make it their prey. In order to run away from them and not become their prey, it has long ears to hear movements of predators. The eyes on the side of its head allow it to look in all directions for danger. The speed of the deer helps them to run away from the predators. There are many other features of a lion, a deer, or other animals and plants that help them to survive in their habitat. तो हिरन एक अन्य जानवर है जो जंगलों और घास के मैदानों में रहता है। जंगल के कठोर पौधों के तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। एक हिरन को शिकारियों की उपस्थिति के बारे में जानने में ज़रूरत है, उसे पता चल जाता है। जैसे शेर जो शेर और ऐसे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं ताकि वो उनसे दूर भाग सके और उनका शिकार ना बने। तो शिकारियों की हरकतों को सुनने के लिए उसके लंबे कान होते हैं, उसके सिर की तरफ आंखें होती हैं। खतरे के लिए सभी दिशाओं में देखने की अनुमति है, मतलब उसके जो कान है उसको पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन से हमला हो सकता है। तो हिरन की स्पीड जो है उसकी मदद करती है ताकि वो शिकारियों से काफ़ी दूर भाग सके। तो शेर, हिरन या अन्य जानवर और पौधे की कई अन्य विशेषताएं हैं जो उन्हें अपने हैबिटेट में जीवित रहने में मदद करते हैं। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू अबाउट सम एक्वाटिक एनिमल्स। टिल देन, बाय बाय।